जुलाई, दिन रविवार। बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मानसी दास। मेजॉरिटी की बात करें, बहुमत की बात करें तो वो आज ही फ्लोर में क्लियर दिखाई दिया। जो सक्सेस है वो बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से रहा है। बीजेपी के राहुल नार्वेकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर। वोटिंग से नाराज हुई शिवसेना। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचे मोदी, बोले तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। और दुनिया जहान में आज पड़ताल, खाद्य संकट की वजह क्या है? आपको लोगों की जरूरत होती है, किसानों की जरूरत होती है। अभी किसान कहाँ हैं? किसान सैनिक बन गए हैं, मशीनरी युद्ध में लगे लोगों की मदद के लिए तैनात हैं। होंगी खेल की खबरें, लेकिन पहले सुनते हैं देश दुनिया का हाल। बीबीसी समाचार। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के नोनी जिले में आज 3 और लोगों के शव मिले हैं, जिसके बाद यहां भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। वहीं 25 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसी सप्ताह बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात को एक निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज भूस्खलन की चपेट में आ गया था। नोनी में ताजा हाल क्या है, बता रहे हैं वहां मौजूद बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। जो लैंडस्लाइड हुई है दोबारा से, उससे और ज्यादा कीचड़ पहाड़ों के ऊपर से नीचे आया और जो ये राहत कार्य चल रहे थे वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश हो रही है और रह रहकर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं उस इलाके में। और अब तो ये मान रहे हैं लोग कि अब इतने दिन बीत गए हैं तो अब जिंदा बच के निकल पाना वो बहुत ही मुश्किल काम है। सूखा अगर पहाड़ गिरता तो उसमें ये कहते हैं एक्सपर्ट्स के एयर पॉकेट्स जो है वो डेवलप हो सकते थे, लेकिन चूंकि बारिश और कीचड़ आया है तो इसलिए बहुत ही कम संभावनाएं हैं। राहत कार्य भी जो चल रहा है वो भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा मलबा है तो उसके बीच में से निकालना चीजों को वो भी बहुत बड़ी चुनौती है। और खास तौर पे नीचे जो नदी है वो नदी में भी मलबा भर गया है। अब दूसरी चिंता इनको यह है कि वो नदी में अगर पानी और भर जाता है तो वो एक वाटर बॉम्ब की तरह काम करेगा और दूसरे इलाकों को भी डुबा सकता है। प्रशासन ने अलर्ट इशू कर दिया है वहां के रहने वाले गांव के लोगों को कि अगले 24 से 36 घंटे तक बहुत ही मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। इसलिए उनसे कहा है कि या तो वो अपने गांव को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पे चले जाए या फिर नदी के आसपास के इलाके जो है वहां ना जाए, और अगर रह भी रहे तो बहुत ही अलर्ट होकर रहें। भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सबसे बड़े शहर सिडनी के दक्षिण पश्चिम में हजारों लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सिडनी का मुख्य बांध पूरी तरह भर गया है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश के कारण यहां समुद्र तटीय इलाकों में भूस्खलन का खतरा हो सकता है। बीबीसी के साथ एक खास इंटरव्यू में अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले ने कहा है कि रूसी सेना को यूक्रेन में कुछ बढ़त जरूर मिली है, लेकिन वो अभी भी इस युद्ध में जीत से काफी दूर है। Tactically, what's going on right now is a grinding war of attrition in a relatively small portion on the eastern portion of Ukraine. सामरिक तौर पर अभी यूक्रेन के पूर्व में एक अपेक्षाकृत छोटे हिस्से डॉनबास में युद्ध चल रहा है। यहाँ भीषण युद्ध चल रहा है। रूस को यहाँ सैन्य स्तर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा है। उसके सैनिकों की मौत हुई है। हथियारों और सैन्य साजो सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अगर उन्हें यूक्रेन की राजधानी और दूसरे हिस्सों में युद्ध जारी रखना है तो उन्हें यहाँ अपनी सेना को और बढ़ाने की जरूरत होगी। मैं इसे रणनीतिक, सामरिक या सैन्य स्तर पर रूस की सफलता नहीं कहूंगा। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले। श्रीलंका ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के गंभीर संकट के बीच एक और सप्ताह तक यहां स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगली पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए जब छुट्टियां होंगी तो उन छुट्टियों के दौरान भी बच्चों की क्लासेस लगेंगी। स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मानसी दास।
महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ। एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार बीजेपी नेता राहुल सुरेश नार्वेकर को स्पीकर चुना गया। उन्हें जीत के लिए केवल 145 वोट चाहिए थे। वहीं महाविकास अघाड़ी से शिवसेना ने राजन साल्वी को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया था। उन्हें मात्र 107 वोट मिले। विधानसभा में हुई वोटिंग से उद्धव ठाकरे गुट नाराज हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता भास्कर जाधव ने कहा, अधिकृत तौर पे शिवसेना के पक्ष प्रतोद सुनील प्रभु जी ने 55 एमएलएस को आज व्हीप दिया था और महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट थे राजन जी साल्वी, उनके तरफ से वोटिंग करने का उन्होंने आदेश दिया था। लेकिन 39 एमएलए ने व्हीप के खिलाफ वोटिंग किया है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की महाराष्ट्र विधानसभा के सामने मौजूद बीबीसी संवाददाता दीपाली जगताप से और उनसे पूछा कि आज दिन भर क्या हलचल रही। आज की अगर हम बात करें तो यही कहना होगा, क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से जो उम्मीदवार थे राहुल नार्वेकर, उनको कुल मिला के 164 वोट मिले हैं। हालांकि उनको सिर्फ 145 ही वोटों की जरूरत। मेजॉरिटी की बात करें, बहुमत की बात करें तो वो आज ही फ्लोर में क्लियर दिखाई दिया। आज तो यही कहा जा सकता है कि जो सक्सेस है वो बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से रहा है। कल फ्लोर टेस्ट होगा, कल भी असेंबली सेशन बुलाया गया है, पर माना यह जा रहा है कि कल का फ्लोर टेस्ट भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से बार बार उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि जो विधायक महाराष्ट्र के बाहर है उनमें से बहुत सारे विधायक जो है वो हमारे कांटेक्ट में है। तो एक संभावना ऐसी थी कि जब ये विधायक सदन में आएंगे तो क्या ये महाविकास आघाड़ी के तरफ से वोट करेंगे, पर ऐसा तो कुछ आज हुआ नहीं। थोड़ा सा हंगामा हुआ, पर जितनी संभावनाएं बताई जा रही थी वैसे तो कुछ हुआ नहीं। और सभी के सभी 50 जो विधायक है उनमें से 11 विधायक इंडिपेंडेंट है और 39 विधायक शिवसेना के हैं। वो सारे लोगों ने राहुल नार्वेकर को वोट किया है। ये बात भी है कि महाविकास आघाड़ी के तरफ से और शिवसेना ने जो उनके प्रतोद है सुनील प्रभु, उन्होंने व्हिप जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे उम्मीदवार जो है राजन साल्वी है और शिवसेना के सभी 55 विधायकों को राजन साल्वी को ही वोट करना है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों की तरफ से जो व्हिप है वो जारी किया गया था, पर अब किसका व्हिप ऑफिशियल है ये मैटर मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है 11 जुलाई को, उसी में उसका क्लैरिटी आएगी। ये थी दीपाली जगताप। नार्वेकर कोलाबा से विधायक हैं। एक वक्त में वो शिवसेना में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी खारिज होने के बाद वे 2014 में एनसीपी में शामिल हुए। तब उन्होंने मावल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था और फिर बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का पद फरवरी 2021 में कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से ही खाली है। एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के चुनाव के साथ बीजेपी ने राज्य में एक नंबर बना लिया है, तो अब वहीं पार्टी की नजर दूसरी तरफ तेलंगाना पर टिकी है। यहां बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैदराबाद पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि हैदराबाद में इस बैठक के जरिए पार्टी तेलंगाना चुनावों पर नजर गड़ाए हुए है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। शॉर्ट। जब 2014 में लगा कि मोदी जी आने वाले हैं, आंध्र प्रदेश का विभाजन किया और मित्रों विभाजन भी ऐसे किया कि दोनों राज्यों के बीच में कभी न मिटने वाली कटुता करी। केसीआर की पार्टी का निशान क्या है? गाड़ी है ना, निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मैं आज
इस पवित्र मंच पर से आप सभी को अपील करने आया हूं, एक बार भाजपा का साथ दीजिए और टीआरएस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए सरकार को। हैदराबाद के मंच से ये थे मोदी और अमित शाह। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आगे दुनिया जहान में बात खाद्य संकट के कारणों की और खेल में टेस्ट क्रिकेट में क्या हुआ। अब वक्त है हमारी साप्ताहिक पेशकश दुनिया जहान का। दुनिया भर में खाद्य संकट बढ़ रहा है। खाने के सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। इसकी एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है। यूक्रेन अपनी जरूरत के अलावा दुनिया के 40 करोड़ लोगों के लिए अनाज उगाता है। युद्ध की वजह से सप्लाई बंद है और कई देशों में हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन क्या ये युद्ध खाद्य संकट की इकलौती वजह है? दुनिया जहान में पड़ताल इसी बात की सुना रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहनलाल शर्मा। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। मई 2022 में दुनिया भर की नजरें स्विट्जरलैंड के दावोस पर टिकी थीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया भर के आला कारोबारी और नेता जुटे थे। वहां दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़े संकट का समाधान तलाशने पर चर्चा होनी थी। इसके 3 महीने पहले जब दुनिया भर में खाद्य बाजार बढ़ती कीमतों समेत कई झटके झेल रहे थे, तभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन से दूसरे देशों को कई टन अनाज भेजा जाना था, लेकिन युद्ध की वजह से महत्वपूर्ण रास्ते बंद हो गए और सप्लाई नहीं हो सकी। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रमुख डेविड बीजली भी दावोस में थे। उन्होंने आगाह किया कि मुश्किल से उबरने का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। दुनिया बड़े खाद्य संकट का सामना कर रही है और आगे स्थिति कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि क्या यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में खाद्य संकट खड़ा हो गया है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, युद्ध का असर। Everybody eats bread. Everybody eats, made of wheat. Everybody eats. हर कोई ब्रेड खाता है, हर कोई मक्का खाता है, हर किसी को खाने के तेल की जरूरत होती है। इस रुकावट की वजह से दुनिया भर के लोग रोजमर्रा की जरूरतों का सामान हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये हैं हमारे पहले एक्सपर्ट आरिफ हुसैन। वो संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वो बताते हैं कि यूक्रेन की अहमियत दुनिया की फूड बास्केट जैसी है, खासकर यूरोप के लिए। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ के करीब है, लेकिन वो 40 करोड़ लोगों के लिए अनाज उगाते हैं। देश की जरूरतें पूरी करने के बाद वो बचा सारा अनाज बाहर जाता है। अनुमान है कि युद्ध शुरू होने के बाद 2.5 करोड़ टन से ज्यादा अनाज ओडेसा बंदरगाह के करीब फंसा हुआ है। अगर अब जहाज रवाना हो भी जाते हैं तो उन्हें ब्लैक सी पार करना होगा, जहां फ्लोटिंग माइंस के रूप में एक नया खतरा मौजूद है। इस इलाके से सामान ले जाने के लिए समुद्री रास्ता ही सबसे प्रभावी उपाय है। They're not feasible. Why? Because they become very quickly expensive. दूसरे विकल्प सुगम नहीं है, उनमें लागत बहुत बढ़ जाती है। रेल या ट्रक से सामान भेजने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि इसके लिए कितने ईंधन की जरूरत होगी, कितनी ट्रेन की जरूरत होगी। इसमें और ज्यादा खर्च आएगा। अगर वो ऐसा करने के बारे में सोचें तो भी ये नामुमकिन होगा। आरिफ हुसैन कहते हैं कि अलग अलग देशों में पटरियों के साइज अलग अलग हैं। ऐसे में यूक्रेन की ट्रेन बिना बदलाव किए पोलैंड की पटरियों पर नहीं दौड़ पाएगी। संकट खाद को लेकर भी है। The prices of fertilizer were already going up before the Ukraine. यूक्रेन युद्ध के पहले भी खाद के दाम बढ़ रहे थे। युद्ध शुरू होने पर कीमतें बहुत तेजी से बढ़ीं। अगर आप पिछले साल से तुलना करें तो दाम 200% बढ़ चुके हैं। खाद बनाने के लिए आपको गैस की जरूरत होती है। गैस की कीमत भी आसमान पर है। इसके मायने ये हैं कि पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन नहीं हो पाएगा। और सोचिए तब क्या स्थिति होगी।
यूक्रेन में अगली फसल का मौसम कुछ ही हफ्ते दूर है। इसे रखने की जगह चाहिए। वहाँ भंडार पहले से ही भरे हुए हैं। समस्याएं और भी हैं। If you were planting or if you were harvesting, what is it that you need? आप चाहे फसल लगा रहे हो या फिर फसल काट रहे हो, आपको किस चीज की जरूरत होती है? आपको लोगों की जरूरत होती है, किसानों की जरूरत होती है। अभी किसान कहाँ हैं? किसान सैनिक बन गए हैं। मशीनरी युद्ध में लगे लोगों की मदद के लिए तैनात हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप अपनी फसल का ध्यान रख पाए तो आपके पास लोग नहीं होंगे। आरिफ हुसैन का संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। कई देशों के कुल 15 करोड़ लोगों को खाने का सामान मुहैया कराने के लिए 22 अरब डॉलर की जरूरत है। संगठन अभी तक इसकी आधी रकम ही जुटा पाया है। उधर बंदरगाह दोबारा शुरू करने को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में कोई प्रगति नहीं दिखती। पार्ट 2 उपजाऊ जमीन। What makes Ukraine such an important agricultural production area is the exact same. यूक्रेन खेती के लिहाज से अहम उत्पादक इलाका है। यहाँ वही खूबी है जो अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र, फ्रांस, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। यहाँ उम्दा काली मिट्टी है जिसमें बहुतायत में पोषक तत्व हैं। इससे किसानों को अच्छी उपज मिलती है। हमारी दूसरी एक्सपर्ट अर्थरीन कजिन फूड सिस्टम फॉर द फ्यूचर की सीईओ हैं। वो बताती हैं कि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और बड़े पैमाने पर हुए निवेश ने भी यूक्रेन में उत्पादन बढ़ाने में मदद की। यूक्रेन जिन देशों को अनाज भेजता है वो इस पर निर्भर हैं। I think it's an overstatement to say that the world is reliant. ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि पूरी दुनिया यूक्रेन पर निर्भर है। सच ये है कि कुल निर्यात में रूस और यूक्रेन की मिलाकर हिस्सेदारी 27% है, लेकिन सोमालिया जैसे कुछ देश 100% गेहूं यूक्रेन से ही मंगाते हैं। मिस्र और अफ्रीका के कुछ दूसरे देश ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के तहत उनसे सीधे कारोबारी रिश्ते रखते हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने अपने सैनिकों को तैनात किया। उसके काफी पहले कोरोना महामारी, लॉकडाउन और मजदूरों की कमी ने सप्लाई सिस्टम को प्रभावित कर दिया था। कोविड-19 की वजह से उत्पादन भी प्रभावित हुआ और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने में विकासशील देशों का खजाना काफी हद तक खाली हो गया। वो कहती हैं कि अभी यूक्रेन दिक्कत की सबसे बड़ी वजह दिखता है, लेकिन ये समस्या का इकलौता कारण नहीं है। गरीब देशों के सामने नई चुनौतियां भी आ खड़ी हुई। This is not an availability problem, it is an access problem. ये उपलब्धता से जुड़ी दिक्कत नहीं है, समस्या सामान तक पहुंच की है। तमाम देश वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। खाद की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। कमी पूरी करने के लिए स्थानीय स्तर पर जितने अनाज की जरूरत है, छोटे किसान उसे पूरा नहीं कर पा रहे। अगर आप खरीदने की क्षमता रखते हैं तो जरूरत भर अनाज मौजूद है। निर्यात पर निर्भरता घटाने के लिए आपको अपनी जरूरत भर अनाज उगाने की व्यवस्था करनी होगी। यूक्रेन से अनाज आने का रास्ता बंद है, लेकिन अनाज के दूसरे उत्पादक देश हजारों मील की दूरी पर हैं। ऐसे में वहां से सामान मंगवाना महंगा साबित होगा। अर्थरीन इसका भी एक रास्ता बताती हैं। वो कहती हैं कि यातायात से जुड़ी दिक्कतें दूर करने के लिए इसमें ज्यादा निवेश करना होगा। दुनिया भर के लाखों छोटे किसानों को भी मदद देनी होगी। We need to ensure that we have a functioning. हमें ये तय करने की जरूरत है कि हमारे पास एक ऐसा वैश्विक बाजार हो जहां कारोबार होता रहे। हमें किसानों का उत्पादन बढ़ाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ भंडारों और शीत गृहों में निवेश करना होगा। दुनिया के सभी देशों में रिटेल नेटवर्क को भी सुचारू बनाना होगा ताकि स्थानीय स्तर पर खाने का सामान मौजूद रहे। वो आगाह करती हैं कि अगर इनमें से कुछ भी करने से छूट गया तो फूड सिस्टम की कमी बार बार उजागर होती रहेगी और कीमतें उसी तरह बढ़ती रहेंगी जैसे हम अभी देख रहे हैं। पार्ट 3 निर्यात पर रोक। यूक्रेन युद्ध की वजह से निर्यात के लिए तैयार खाने के सामान की एक बड़ी खेप पर रोक लग गई और बाजार की अनिश्चितता भी कहीं ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में सरकारें नर्वस दिखने लगी। कई देशों ने खाने के सामान का निर्यात कम कर दिया
या फिर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। Very recently we had the export ban by Indonesia. हाल में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। हमारे तीसरे एक्सपर्ट डेविड लेबोर्ड अर्थशास्त्री हैं। वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। डेविड कहते हैं कि करोड़ों लोगों के लिए पाम ऑयल खाना बनाने से जुड़ा बहुत जरूरी उत्पाद है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पाबंदी पर अब छूट दे दी है, लेकिन इसी तरह की पाबंदियां और जगह भी देखी गईं। ये तमाम कदम खाद्य सुरक्षा के लिए उठाए गए। इनके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। The first one is about availability. Do you have food around you? And so it's really पहली बात है उपलब्धता। क्या आपके पास खाने पीने का सामान मौजूद है? मात्रा भी मायने रखती है कि आपके पास कितना अनाज है। सामान तक पहुंच भी मायने रखती है कि क्या आपके पास खाने का सामान खरीदने के लिए पैसे हैं। हमारे एक्सपर्ट की राय है कि कुछ जगहों पर एक्सपोर्ट बैन राजनीतिक संतुलन साधने का जरिया हो सकता है। Because that's not the country that stopped the export, that's the government. And the government as is... ऐसा इसलिए है कि कोई भी देश निर्यात पर रोक नहीं लगाता, सरकार लगाती है और सरकार का अपना एजेंडा होता है। कभी कभी मध्यम या निम्न आय वाले देशों में सरकार का ध्यान शहरी आबादी को राहत देने पर होता है, भले ही इसके लिए उन्हें ग्रामीण आबादी के हितों की कुर्बानी देनी पड़े। आप शहरों में खाने पीने के सामान की कीमत कम रखना चाहते हैं, इसकी वजह से चाहे आपके किसानों को कम कमाई हो और आपके केंद्रीय बैंकों को कम विदेशी मुद्रा हासिल हो। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से देश की मुद्रा में गिरावट आती है। दूसरे देशों से खाने पीने का सामान आयात करना और महंगा हो जाता है। निर्यात पर रोक लगाने से देश की छवि भी खराब हो सकती है। डेविड कहते हैं कि ऐसे देश को गैर भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार माना जा सकता है और कंपनियां आपके देश में निवेश नहीं करना चाहेंगी। वो कहते हैं कि इराक और अल्जीरिया जैसे कुछ देश अपना सामान निर्यात करने से मिली रकम के जरिए आयात बिल चुकाते हैं और किसानों की मदद करते हैं। लेबनान और ट्यूनीशिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर टिकी है। कोरोना महामारी के पर्यटन पर हुए असर और राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनके पास ऐसे मौके नहीं हैं। युद्ध की वजह से अगर अब खाने पीने के सामान पर कोई नई पाबंदी लगती है तो निर्यात बिल और ज्यादा बढ़ सकता है। फिर भी हम वैश्विक स्तर पर किसी अकाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बढ़ती खाद्य असुरक्षा और भूख की बढ़ती समस्या की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसका असर 50 करोड़ या 1 अरब लोगों पर हो सकता है। अगर खाद की स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो अगले साल भंडार में अनाज काफी कम हो सकता है। पार्ट 4। कब तक रहेगा संकट? We could deal with drought, we could deal with COVID. हम सूखे का मुकाबला कर सकते हैं, हम कोविड से निपट सकते हैं। ये एक बार आने वाला संकट है। युद्ध हर चीज को कहीं ज्यादा मुश्किल बना देता है। हमारे चौथे एक्सपर्ट डैनियल मैक्सवेल अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि खाद्य संकट लंबे समय तक बना रह सकता है। कोविड-19 महामारी के असर और बढ़ती महंगाई की वजह से खाद्य सुरक्षा पर संकट बढ़ गया है। इथियोपिया, दक्षिणी सूडान और सोमालिया में संघर्ष चल रहा है। 2020 और 2021 में टिड्डियों की समस्या भी रही है। तब फसलें नष्ट हो गईं। जानवरों के चरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इससे डेयरी और मीट मार्केट भी प्रभावित हुए। Global food prices were already pretty high level, more or less equivalent. खान पान के सामान की कीमत दुनिया भर में पहले से ही बढ़ी हुई है। ये स्थिति बहुत हद तक वैसी है जैसी हमने 2011 में देखी थी। अगर आप 2011 को याद करें तो उस साल सोमालिया में अकाल पड़ा था। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में शहरी इलाकों में ब्रेड की कीमतें बढ़ने की बड़ी वजहों में से एक थी अरब स्प्रिंग यानी अरब क्रांति। यूक्रेन पर हमले के पहले ही खाद्य असुरक्षा की स्थिति बन रही थी।
दुनिया भर में खाने के सामान की कीमतों में पहले भी उछाल आया है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। The UN Food and Agriculture Organization puts this together into a food price index. संयुक्त राष्ट्र की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फूड प्राइस इंडेक्स में दिखाया है। ये 1974, 2008 और 2011 के मुकाबले ऊंचे स्तर पर है। अगर आप 2011 का इंडेक्स देखें तो पाएंगे कि तब भी उछाल आया था, लेकिन तब ये कम समय के लिए था। मुझे लगता है कि इस बार गारंटी नहीं दी जा सकती है कि ये थोड़े समय के लिए ही है। इस साल मई में वर्ल्ड बैंक ने पुष्टि की कि अगले 1.5 साल के दौरान व्यापक खाद्य संकट से मुकाबले के नए प्रोजेक्ट को $12 अरब की अतिरिक्त रकम मुहैया कराई जाएगी। In some cases, like during the Arab Spring, acute hunger actually led to political turmoil. कुछ मामलों में भूख की समस्या से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन जाती है। आमतौर पर हम मानते हैं कि राजनीतिक उठापटक या फिर संघर्ष की वजह से भूखमरी की दिक्कत पैदा हो रही है, लेकिन कई बार खाद्य संकट भी राजनीतिक समस्या या फिर उठापटक की वजह बन सकता है। तो क्या यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में खाने के सामान का संकट खड़ा हो गया है? हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि दुनिया में अनाज तो उपलब्ध है, लेकिन उस तक पहुंच न होना संकट की मुख्य वजह है। महामारी, सप्लाई चेन की दिक्कतें और तेजी से बढ़ती कीमतों जैसे दूसरे कारणों ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले ही दुनिया भर में सप्लाई सिस्टम को बाधित कर दिया था। निर्यात पर पाबंदी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के बंदरगाहों की घेरेबंदी का उन देशों पर बुरा असर हुआ है जो वहां से निर्यात होने वाले सामान पर निर्भर हैं। इस युद्ध ने आग भले ही न लगाई हो, लेकिन बरसों से धधक रही लपटों को हवा जरूर दे दी है। दुनिया जहान की ये कड़ी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब खेलों में बात करें, अभिजीत श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अभिजीत, टेस्ट क्रिकेट में आज भारत इंग्लैंड का मैच चल रहा है, क्या हाल है उसके? मालती, मैं टेस्ट मैच की बात करूं उससे पहले अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आज रात भारतीय महिला टीम हॉकी वर्ल्ड कप हॉकी खेलने जा रही है इंग्लैंड के साथ। उस पर नज़र बनी रहेगी हमारी। रात 8 बजे के आसपास ये मैच शुरू होने वाला है। हाँ, इधर बर्मिंघम में भारत इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेल रहा है। दूसरा दिन है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 284 रन पर ऑल आउट कर दिया है। पहली पारी के आधार पर 132 रनों की बढ़त ली है। इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेरिस्टो ने शतक जमाया था। इससे पहले भारतीय टीम ने ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के शतकों की बदौलत 416 रन बनाए थे। भारत ये पारी की शुरुआत कर चुका है। हाँ, भारतीय टीम दूसरी पारी की शुरुआत कर चुकी है। पहला विकेट भी गिर चुका है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सीरीज जो चल रहा है ये पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ था। 4 टेस्ट मैच तब खेले गए थे। भारतीय टीम 2 टेस्ट जीत चुकी है तब। और ये अगर ये टेस्ट मैच वो जीत जाती है तो भारतीय टीम ये सीरीज़ जीत जाएगी, जो सीरीज़ करीब 15 साल बाद इंग्लैंड में जीतने का मौका मिलेगा भारतीय टीम को। जी, शुक्रिया अभिजीत इस जानकारी के लिए। और अब चलते चलते कुछ श्रोताओं के कमेंट्स ले लेते हैं। हीरालाल रॉय कहते हैं कि श्रीलंका में बच्चों की पढ़ाई का बुरा हाल है, ये जानकर उन्हें दुख हुआ। रामचंद्र कुमावत कहते हैं कि 4 दिन बाद बीबीसी समाचार सुनने का अवसर मिला। रामचंद्र जी, बीबीसी के दिन भर के सभी एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, फेसबुक पर अवेलेबल हैं, आप कभी भी जाके सुन सकते हैं। तोयानाथ निरोला कहते हैं कि पिछले 9 सालों में अभिव्यक्ति की आज़ादी देश में कुछ कम हुई है। गौरव शाह कहते हैं कि पेट्रोल डीजल पर हमें निर्भरता कम करके विकल्पों की तलाश करने की ज़रूरत है। निरुपम बाजपेयी कहते हैं कि रूस के सैन्य आक्रमण से यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन दुनिया के ताकतवर देश अभी भी तमाशबीन बने इस मामले में तमाशबीन साबित हुए हैं। वहीं राकेश दुबे कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की आग अब किचन तक पहुंच रही है। दिन भर पूरा दिन पूरी खबरों के सिलसिले को आज यहीं लगाम देते हैं। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।